पिछले 20 साल से पेन मैनेजमेंट, दर्द निवारण, वेदना शमन, जो भी आप कहें उसके बारे में ज़्यादा मैंने रुचि ली है और मैं उसके बारे में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मेरा इंटरेस्ट पेन मैनेजमेंट में ज़्यादा है और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना ये मेरी रुचि है। तो इसलिए मैं हर जगह जहाँ भी होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ पर मैं इस बारे में जानकारी दी। मेरा जो आज का जानकारी के होगी वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी या खाली हिंदी में चाहिए, वो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप मुझे बोलिए, तो मैं तीनों इसमें बोल सकते हैं। सॉरी, Even English is some language. No, I'll have a mix. Oh, yeah. पेन यानी दर्द, ये एक जो ऐसा शब्द है जिससे हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या चाहे बुजुर्ग 100 साल का, वो हमेशा घबराता है। और हमारा ये मानना है पेन विशेषज्ञों का कि दर्द ये एक तरह से मनुष्य के लिए एक वरदान है, ना कि अभिशाप। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ से हमको दर्द होता है, कुछ होता है, तो हमारा ध्यान शरीर के उस दर्द की तरफ चला जाता है और फिर हमको लगता है कि नो, इस शरीर में, इस भाग में कुछ तो खराबी है। तो फिर हम अपने घर के नुस्खे का इलाज करते हैं, कुछ करते हैं। आपने आपके दादियाँ हैं, परदादियाँ हैं, सब उन्होंने कुछ तो कुछ ट्रीटमेंट आपके लिए किया है। और सबसे पुरानी चीज़ जो चली आ रही है, हल्दी का लेप लगाते हैं या ये लगाते हैं, जो भी, तो वो पुराने तरीके चले आ रहे हैं। और इस हिसाब से हमको ज़रूर महसूस होता है कि चलो हम आज किसी डॉक्टर के पास जाएँ, किसी के पास जाएँ। तो पुराने ज़माने में तकरीबन 100-200 साल पहले ये एक धारणा थी कि भगवान हमको दर्द क्यों दे रहा है। भगवान मतलब ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप सब एक ही हैं, रास्ते अलग अलग हैं। तो हमको लगता था शायद हमने किसी का बुरा किया होगा, किसी का कुछ किया होगा, तो भगवान हमको इसकी सज़ा दे रहा है। ये एक कहना, जब आप किसी के पास जाते थे तो लगता था कि ये एक सामाजिक, मुझे लगता है तरीका था कि आप किसी के बुरा ही ना, एक साइकोथेरेपी आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ, जैसे जैसे जानकारी बढ़ी, तो फिर हम लोगों को समझ लगा कि नहीं, दर्द शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ नर्व्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, खून एक जगह से दूसरी जगह जाना शरीर में, उसको वेन्स बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। उसी तरह नर्व्स जो एक शरीर का हमारा अंग है, बहुत एक डोरी के जिससे अंग होते हैं पूरे शरीर में, उससे हमको दर्द के बारे में पता चलता है। आपने ये टच सेंसेशन जो है, आप कहीं भी आप टच करें, इतने सेंसिटिव जो ईश्वर ने जब आपको बॉडी दी है, ये कोई भी दुनिया की फैक्ट्री इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। हम सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन हमारे सब अलग अलग फंक्शन है, सब अंदर के अलग अलग। तो इसीलिए हमने जैसे सोचा कि अभी दर्द के बारे में जानकारी लें। तो अब हम धीरे धीरे जानेंगे दर्द के बारे में जानकारी क्या होता है दर्द। और मेनली ये जो दर्द है, लंबे समय तक चलने वाला दर्द, जिसको हम क्रॉनिक पेन मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। कोई भी दर्द जो है 6 महीने से ज़्यादा समय तक चला, तो वो क्रॉनिक पेन के कैटेगरी में आता है। और आज का ये हमारा मानना है कि ये जो क्रॉनिक पेन है, ये भी एक तरह की बीमारी है। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, ये भी एक समय, लंबे समय तक चलने वाला दर्द भी एक बीमारी है। तो इस बीमारी का इलाज हमको जब करना है, तो हम मरीज़ की मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे दवाइयाँ, जो भी इलाज मुझे कहा गया है, वो लंबे समय तक चलेगा। और लेकिन लोगों में ऐसी धारणा है कि दवाई, पेन की दवाई हमने ली तो किडनी खराब हो जाएगी। ये बहुत कॉमन धारणा है। या जो दूसरी दवाई है मॉर्फिन के बारे में धारणा है कि उसकी आदत लग जाएगी। लेकिन जब दर्द के बारे में हम उसका इलाज करते हैं, तो हम ये आदत लगने का या एडिक्शन का हम सोचते नहीं, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि उसका दर्द कम करे मरीज का।
यहाँ मुंबई में भी ऐसी कुछ संस्था है जहाँ कैंसर पेशेंट्स होते हैं, अक्सर वहाँ रहते हैं, उनको 200 से 300 मिलीग्राम मॉर्फिन के डोज देते हैं कि वो कम से कम राहत से, चैन से सोया रहे तो चलेगा, लेकिन वो दर्द से उसका सफरिंग ना हो। तो इस इलाज में ये जो धारणा ये हमको कम होनी चाहिए। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बोलिए तो मैं ओके। तो ये अक्सर जो हर एक के इंसान के जो फीलिंग्स है कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये जो किसी को, यानी ये जो दर्द की परिभाषा ये करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप टेम्परेचर की परिभाषा करते हैं कि भाई 37 डिग्री है, 38 डिग्री है, 40 है, या टेस्ट है, कोई बोलता है ये मीठी है, ये चीज़ है, ये नमकीन है, या कोई खट्टी है, लेकिन दर्द का ऐसी कुछ परिभाषा नहीं है, साइंटिफिक परिभाषा नहीं। जैसे जो आदमी को लगता है वो उस तरह से बयान करता है कि डॉक्टर बोलता है डॉक्टर साहब मरोड़ रहा है, या कुछ जल रहा है ऐसे लग रहा है, या दर्द हो रहा है मुझे, या ऐसे या बर्निंग हो रहा है, या थ्रॉबिंग पेन या स्क्वीजिंग पेन, ये हर तरह के अपने तरह से वो तरीका बताता है। तो ये जो कुछ तरीके हैं ये आप देख रहे हैं कि पेशेंट बोलता है कि उसको ऐसे लगता है कि मैं आग के कोयलों के ऊपर से चल रहा हूँ, इतनी गर्म मुझे दर्द हो रहा है, या ये कभी हाथ में सूजन हो जाती है, कभी ये ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो गैंग्रीनस चेंजेस, ये खास करके डायबिटीज़ पेशेंट्स में, या खून का बहाव अगर किसी शरीर के किसी हिस्से में कम हो गया तो उस हिसाब से ये गैंग्रीनस चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारे जो दर्द के ये वजह है कि किस वजह से दर्द हो सकता है। हाँ, अभी दर्द क्या है ये अगर हम किसी को, मैंने पूछेगा आप दर्द के बारे में बताइए क्या है, हमारे ये मानना है ये दर्द जो है ये बिन बुलाए मेहमान आपके शरीर में आ जाता है। कभी कोई इसको चाहता नहीं है और वो अपने आप आ जाता है, और वो ऐसा अतिथि है कि वो जाता नहीं है आसानी से। हमको लगता है कि ये कब जाए, लेकिन वो जाता नहीं है। तो ये एक ऐसे परेशानी होती है, और उसके लिए हम कभी रेडी नहीं होते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एनी टाइम। एंड वो अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ साथ, जैसे आपने कभी अक्सर देखा होगा कि आपको थोड़ा सा सरदर्द भी होता है तो आप बोलते भाई मुझे परेशान मत करो, मुझे आराम से रहे। यानी आधे घंटे के सर दर्द से भी आप परेशान हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। लेकिन अगर किसी को लंबे समय तक दर्द चल रहा है, उसकी हालत सोचिए आप, या कोई बैकएक का पेशेंट है, कोई कैंसर का मरीज है, उनकी क्या हालत होती है। इसीलिए उसके जो फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, फैमिली, सोसाइटी, ये सारी चीज़ें उसके साथ सफ़र होती है। एक अमेरिका में एक स्टडी किया गया है कि दर्द की वजह से उस देश का $100 बिलियन का नुकसान एक साल में हुआ है। ये क्यों हुआ? एक तो जो दर्द के हिसाब से जो लंबे समय तक दर्द चलता है, आदमी ढंग से काम नहीं कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसको कंटिन्यूस लीव लेनी पड़ती है, तो इनकम चला जाता है, तो और वो किसी से मिलना नहीं चाहता, वो अकेला रहता है, तो उसका लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो गोज ऑन। सो ये सारी चीज़ों का असर जो होता है वो एक परिवार पे होता है, परिवार से समाज पे होता है, समाज से राष्ट्र के ऊपर ये सारी चीज़ें होती है। तो फाइनेंशियल लॉसेस ऑल्सो, तो हम दर्द को इतना आसानी से ना लें। मेरा ये कहने का ये मतलब कि लंबे समय तक चलने का इतने आसानी से ना लें। और जैसे मैंने पहले बताया कि कैसे दर्द होता है, ये आदमी जैसे उसे महसूस होता है वो वैसे बताता है, और इस हिसाब से जैसे मैंने बोला ये अकेला नहीं आता है। अक्सर उसके साथ, जैसे कैंसर का पेशेंट है, कैंसर की गांठ जब शरीर में हो जाती है तो उसके साथ साथ तो आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी डिस्ट्रक्शन होता है, और डिस्ट्रक्शन से वो दर्द भी एक साथ, सारा दर्द मनुष्य के शरीर में होता है। हमारा अक्सर ऐसे है, दो तरह के दर्द होते हैं, एक तो अक्यूट पेन एंड क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन मतलब थोड़े समय तक चलने वाला दर्द, जैसे आपने देखा होगा किसी को आपको चोट लगी है, आप गिर गए हैं तो थोड़ा सूजन आई है, 1-2 दिन में, 4 दिन में वो कम हो जाती है, आप दवा लेते हैं। या सपोज कभी किसी को एपेंडिसाइटिस, ये बहुत कॉमन आपने सुना होगा, एपेंडिसाइटिस हुआ है तो अपेंडिक्स सर्जरी हो जाती है, वो दर्द चला जाता है 1 हफ्ते। लेकिन लंबे समय तक जो दर्द चलता है, जैसे क्रॉनिक बैकएक है, कैंसर पेशेंट्स है, डायबिटिक न्यूरोपैथी,
या खून का बहाव कम होना शरीर में, ये लंबे समय तक दर्द चलता है। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि ये लंबे समय तक चलने वाले दर्द डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये एक जैसे ही है। इसके बाद ये सारा इसका जो इफेक्ट है पूरा पेन पैटर्न, ये सारा दुनिया में कहीं भी दुनिया जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ ये सब इसे ग्लोबल फिनोमेना पेन सफरिंग एंड लॉस बिकॉज ऑफ पेन और बिकॉज ऑफ decrease in lifestyle, quality of life, all these things are affected by the chronic pain. अभी ये जो लंबे समय तक चलने तो कौन से तरह के ये दर्द हैं जो अक्सर हम कॉमन देखते हैं। एक तो बैक, कमर का दर्द जो है वो बहुत कॉमन है, यानी अक्सर अभी ये रिसेंटली जो ज़्यादा लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, आजकल वॉकिंग कम हो गया है, रिलैक्सेशन बढ़ गया है, मतलब रिलैक्सेशन बढ़ने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लोगों को अक्सर घर से निकले, कार में बैठे, कार से ऑफिस गए, ऑफिस से बस वापस घर पे आए, सो गए। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल या कंप्यूटर पे 6 घंटा बैठे, 5 घंटे बैठे, और प्रोग्राम ये जो प्रोजेक्ट होते हैं आजकल यंग लड़कों को जो एग्जीक्यूटिव्स को देते हैं और तुमको 1 हफ्ते में काम पूरा करना है, तो वो बच्चा 10 घंटे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठा है, तो वो कैसे बैठा है, ये भी सारा एर्गोनॉमिक्स जो होता है कि आपकी कुर्सी सही है कि नहीं, आपका जो कंप्यूटर का लेवल है आई लेवल पे है कि नहीं, आपके जो जब डेस्कटॉप आप काम करते हैं आपका जो ये हैंड लेवल वो बराबर है कि नहीं, वो लेवल जो बॉडी के बैलेंस होना चाहिए, तो आपका उसका तकलीफ कम होगी। ये उसके बाद कैंसर पेशेंट ये जब आप सबको मालूम है कि ऐसी बीमारी है कि पहले ये इसका नाम सुनते बड़ी ज़्यादा उधर उसका हौसला कम हो जाता है, और उसके साथ साथ उसके रिश्तेदार हैं उसके सब, और अगर ये इसमें दर्द शुरू हो गया तो वो और इससे एडिंग फ्यूल टू द फायर ऐसे हो जाता है। तो हमारा ये उद्देश्य है पेन क्लिनिक का कि दर्द हम कैसे कम करें, तो कम से कम पेशेंट हैज अ डिग्निटी इन द डेथ आल्सो, बिकॉज ही शुड हैव एट लीस्ट इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ही शुड हैव पेन फ्री एंडिंग व्हाट एवर टाइम इज लेफ्ट फॉर। तो हमारा ये उद्देश्य है कि उस मरीज को जितना दर्द हम उसका कम कर सकें तो उसका अच्छा रहेगा। न्यूरोलॉजिक पेन ये अक्सर कैंसर में भी सब जगह जो जब आजू बाजू के जब स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सो नर्व एंडिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस वजह से भी न्यूरोपैथिक पेन काफ़ी होता है। उसके बाद बोन पेन अक्सर हमने देखा है महिलाओं में, खास करके 40-45 साल के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो शरीर का कैल्शियम और सारे जो ऑर्गन्स ये हैं वो कम हो जाते हैं, तो बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आपने काफ़ी सुना होगा कि आपके कोई पड़ोसी है आपके उम्र के हैं, सॉरी आई एम इंक्लूडिंग यंग पर्सन ऑल्सो, डोंट मिसअंडरस्टैंड। सो कभी आपने अरे बाथरूम में चल रहे थे, पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई। तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपेनिया इज अ वेरी कॉमन फैक्टर इन एल्डरली पर्सन, इन स्पेशली द लेडीज आफ्टर 45, इन द मेन आफ्टर 55 और 60। सो ये भी हमको सारा ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल पहले तो अक्सर गेम्स होते थे, आउटडोर स्पोर्ट ज़्यादा होते थे, अब इंडोर स्पोर्ट्स होने से सूरज की रोशनी हमको उतनी मिलती नहीं है, हम बाहर जाते नहीं हैं, तो उसी से आजकल लोगों को, बच्चों को प्लेग्राउंड भी बचे नहीं हैं, सारे ये जगह सब ऑक्यूपाई होते, तो इस वजह से भी बोन का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और खून का बहाव किसी तरह से, किसी वजह से अगर शरीर में कम हो गया, डायबिटीज़ बहुत कॉमन का कॉज है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ये मैं इसलिए थोड़ा जल्दी क्योंकि इसके बारे में बहुत जानकारी आपके भी सवाल होंगे। तो अभी ये जैसे बैकएक के हैं, ये आपने अक्सर बहुत से पेशेंट को देखा होगा, आपको भी किसी को भी शायद हो सकता है कि कमर में दर्द हुआ है और वो एक तरफ जा रहा है दर्द, तो इसको साइटिका, कॉमन लैंग्वेज में साइटिका बोलते हैं। इसके जो दर्द है, ये जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल डिस्क है, और इस ये देखिए ये वर्टिब्रा है और ये नॉर्मल डिस्क है, ये नॉर्मल डिस्क है। ये देखिए जैसे
डिस्क मतलब दो हड्डियों के बीच में की गद्दी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में गद्दी बोलते हैं। तो अभी ये देखिए, ये एल्डरली पर्सन्स में डीजनरेटेड डिस्क हो गई। आप डिस्क का जो स्ट्रक्चर होता है ये आप यहाँ देख रहे हैं। ये आज एक बाहर का लेयर होता है, अंदरूनी लेयर जिसमें पानी भरा होता है, वो किसी वजह से ड्राइनेस हो जाता है, उसको डेसिकेटेड डीजनरेटेड डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क कभी कभी अपने जगह से हट गई तो नसों के ऊपर सूजन आती है, ये नर्व रूट है, और इसी वजह से कमर में दर्द होने के बाद वो नीचे पाँव में जाता है, उसको साइटिका कॉम्बिनेशन लैंग्वेज में बोलते हैं। ये हमारे पेशेंट में ये इसका काफ़ी बड़ा काफ़ी लोग आते हैं। उसके बाद ये कभी कभी इमरजेंसी में आपने सुना होगा कि उसको पेन का दर्द, पीठ का दर्द शुरू हो गया और उसका पाँव में लकवा मार गया या पाँव के वो पाँव हिला नहीं सकता है, उस समय कभी कभी इमरजेंसी में उनके ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अब ये जो तरीके हैं दर्द कम करने के, ये तरीके कौन से हैं? इसमें दो तरह के तरीके हैं। एक तो दवाइयाँ, सारी जो इतना ग्रुप, इतने जो सारे ये दवाइयाँ हैं यहाँ पे, ये सारे जो दर्द की दवाइयाँ हैं, सब तरह की, ये सारे दवाइयाँ का हम 4-5 तरह की दवाइयाँ हमको देनी पड़ती है, क्योंकि दर्द की वजह भी हर एक तरह, न्यूरोपैथिक पेन, प्रेशर रिलेटेड पेन और सब होता है, तो हमको उस हिसाब से। और दूसरा जो एक तरीका है जहाँ पेन फिजिशियन का मेन रोल होता है, ये कुछ तकनीक होती है जिससे नर्व ब्लॉक होते हैं, जिसको जो नर्व का सेंसेशन हम लोग कम करते हैं, उसकी वजह से दर्द कम होता है। ये अलग अलग तरीके, बहुत एडवांस टेक्निक्स भी है और नॉर्मल टेक्निक्स भी हैं। ये जो कुछ तरीके हैं, ये जो तरीका है, इसको स्टिलेट कैंगडन ब्लॉक हो, इस ये मेडिकल टर्म है, इसको मैं तो खून का स्त्राव किसी वजह से कम हो गया, उसमें ये ब्लॉक करते हैं। ये अगर चेस्ट का कैंसर हुआ है तो इसमें ये इंट्राप्लूरल ब्लॉक है। ये सायाटिका के लिए ये बहुत कॉमन ब्लॉक है, ट्रांसफोरामिनल नंबर एटीट्यूड बोलते हैं। ये पेट का कैंसर हो गया है, पैंक्रियास का कैंसर, उसमें सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक, ये कॉमन है। और ये अगर गर्भाशय का कैंसर हुआ है तो वहाँ का, या रेक्टम का कैंसर, उसके लिए टेक्निक है। ये दोनों टेक्निक, और ये बेसिक टेक्निक्स हैं, और इसमें एडवांस टेक्निक्स हैं जो वर्टिब्रोप्लास्टी, अक्सर आपने सुना होगा कि रीढ़ की हड्डियों का कैल्शियम कम हो गया है, तो हड्डियों में स्ट्रेंथ देने के लिए एडवांस टेक्निक्स होते हैं। और डिस्क निकालने के भी स्पेशल टेक्निक है, डिस्केक्टमी जिसको बोलते हैं। और ये एक टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पंप पेट के एब्डोमिनल वॉल में रखा जाता है, उससे मॉर्फिन की दवाई कंटिन्यूसली पेशेंट के शरीर में जाती है। तो तकरीबन 40 से 50 टेक्निक्स है पेन मैनेजमेंट के, जिस तरह से, जिसकी वजह से हम दर्द काफ़ी कम कर सकते हैं। ये जो करने के तरीके हैं, ये बहुत डे केयर टेक्निक्स होते हैं। हम पेशेंट को 4-5 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ये जो तकनीक है, ये सारे ऑपरेशन थिएटर में किए जाते हैं, एक्सरे कंट्रोल में किए जाते हैं, एनेस्थेसिया स्टैंड बाय होता है, सारा ब्लड प्रेशर सब मॉनिटर होता है, और उसके बाद वो तकनीक की जाती है। इसके बाद ये आपको दर्द होने का आपको कहाँ जाना चाहिए? ये पेन मैनेजमेंट क्लिनिक, ये जो क्लिनिक है, इट्स अ क्लिनिक विद डिफरेंस। ये डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ पर पेशेंट के बाद ढंग से सुनी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से क्लिनिक इतने बिजी होते हैं कि डॉक्टर्स को, इतने डॉक्टर्स की लाइन होती है कि डॉक्टर को टाइम ही नहीं होता है वो पेशेंट से बात करने के लिए। आपने अनुभव किया होगा इस बात का। लेकिन और दूसरा हमारा मानना है कि दर्द के लिए जो पेशेंट आता है हमारे पास, वो हमेशा सही बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये हमारा एक मानना है, और हम बहुत सी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से मैक्सिमम पेन रिलीफ हम पेशेंट को देते हैं। एक बार हमारा उद्देश्य होता है कि पहले उसका दर्द कम किया जाए, फिर उसके बाद जब ज़रूरत होती है तो उसको फिजियोथेरेपी के लिए हम भेजते हैं, और साइकोथेरेपी, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन क्रॉनिक पेन। और ये दवाइयाँ कम होने से उसके सारे साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। ये प्रिवेंटिंग पेन मैनेजमेंट है, ये भी हमारा एक मानना है। अगर आप लाइफस्टाइल अपनी रेगुलर रखें तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा, तो आपका चांसेस ऑफ टॉलरेंस टू द पेन
will be more. Control of weight, this is another thing which we all should follow, that any increase in the weight will cause pressure on your organs of the body, and that will have a side effect. And relaxation therapy ये बहुत ज़रूरी है आजकल के हमको अक्सर महीने में या 6 महीने में 1 साल में कम से कम 2-4 दिन अपने काम से छुट्टी लेके आप गए तो रिलैक्सेशन करना, वो भी लाइफस्टाइल आप कैसे रखते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि पेन की वजह से पूरे शरीर के ऊपर असर होता है, परिवार के ऊपर असर होता है, समाज के ऊपर असर होता है और देश के ऊपर असर होता है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल लॉस भी होता है और हमारा ये मानना है कि पेन रिलीफ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, वी शुड गेट पेन रिलीफ एंड दैट्स व्हाट होल एम इज ऑफ पेन मैनेजमेंट। सो उद्देश्य है कि लिव फॉर टुडे, दैट्स द मेन थिंग। मैंने बहुत से तकनीक बताई, एक और तकनीक आपको बताता हूँ पेन रिलीफ की, अगर आप कोई चाहता है तो वो कर सकता है। ये भी एक तकनीक है पेन की। किसी को चाहिए तो ये भी तकनीक ये कर सकते हैं। It is at your wrist, so okay, so ये बहुत बेसिक ये कहाँ करते हैं सच में? It was joke. just नहीं मसाज थेरेपी बोलते हैं, पर everybody can't have it, just as a light just to make तो जब पेन का सुन के सब गंभीर हो जाते हैं तो लाइट थोड़ा वातावरण लाइट हो जाए, इसलिए मैंने ये दिखाया। और भी आपको किसी को कोई सवाल है? डॉक्टर आपने कहा कि वन ऑफ द थेरेपीज इज साइकोथेरेपी और टेक्निक, वन ऑफ द टेक्निक्स इज साइकोथेरेपी, उसके बारे में जरा कुछ जानकारी देंगे? हाँ, साइकोथेरेपी में ऐसे है जैसे मैंने बताया कि लंबे समय तक चलने वाले दर्द में मानसिक संतुलन है, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, किसी को मिलना नहीं है, पेशेंट को मिलना नहीं चाहता है और क्योंकि अपने दर्द के हिसाब से वो इतना परेशान हो जाता है, तो इसलिए साइकोथेरेपी इमोशनल पेन दैट्स राइट, पेन, क्रॉनिक पेन एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जब भी पहला उद्देश्य हमारा दर्द कम करना, तो हमारा ये एक विशेष साइकिल होता है, पेन मोर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस मोर पेन, सो वी हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। इस साइकिल ब्रेक करने के लिए एक तो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, फिर उसके बाद अगर तकनीक कोई टेक्निक उसको पेन नर्व ब्लॉक की जरूरत है तो वो करते हैं। उसके बाद दर्द कम हो गया, देन वी गिव फॉर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में आइदर इट कैन बी विद द ड्रग्स और साइकोथेरेपी, वी डिस्कस विद द पेशेंट और देयर इज समटाइम ग्रुप थेरेपी इट इज कॉल्ड, जो सारे क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स हैं वो अपने एक साथ ग्रुप में डिस्कस करते हैं। कोई बोलते हैं मैंने मेरा पेन कम करने के लिए मैंने म्यूज़िक शुरू किया, मैंने गाने सुनना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया या मैंने लोगों से मिला, तो ये भी एक तरह की साइकोथेरेपी है। और कॉग्निटिव थेरेपी है, रिलैक्सेशन थेरेपी, वो अलग अलग पेशेंट्स का अलग अलग तरीका है। ज़रूरी नहीं कि आपको रिलैक्सेशन की म्यूज़िक सुनने की आपको अलग, उससे आपको आराम है, उनको भी हो, ज़रूरी नहीं, ये शायद पढ़ना चाहिए। तो इट्स ऑल साइकोथेरेपी। इफ रिक्वायर्ड वी गिव द एंटी-डिप्रेसेंट ड्रग्स, देयर आर सम ड्रग्स वी गिव, और इफ पेशेंट इज टू मच suicidal tendency or something, then we refer them to either psychotherapist or psychiatrist for advanced techniques. एक्यूपंक्चर कुछ पेशेंट्स में उनका असर होता है, सही बात है, नॉट ऑल, क्योंकि आई एम एलोपैथिक प्रैक्टिशनर। हमारे जो विज्ञान में हमारे जो संशोधन हुए हैं, वो संशोधन के जो तकनीक प्रगति तरक्की हुई है उसके और जो लिटरेचर में उसका प्रमाण दिया हुआ है, उसकी वजह से हम वो ध्यान में रख के हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं। अभी एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, योग रेकी है, इनका कितना साइंटिफिक बैकग्राउंड है इसका मुझे
या होम्योपैथी है, एलोपैथी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में उसका उतना संशोधन किया नहीं गया है, तो हमको मालूम नहीं कि वो कितना उसका असर होता है। लेकिन कलर थेरेपी है, बहुत से थेरेपी है, जैसे ये तो मैंने आपको तरीके बताए, ये तो बहुत कम है, लेकिन हम ये साइंटिफिक बैकग्राउंड से हम इसको हमारा मानना है, इसलिए हम इसका ज़्यादा जानकारी आपको देते भाई इतने पेशेंट्स में उसका थेरेपी उसका अच्छा इफेक्ट हुआ है, तो फिर हम उसका इलाज नहीं करते। तो एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, तो करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स कम से कम इतने लोग सफ़र है दर्द की वजह से, हम शायद 2 से 4% पेशेंट के पास ही पहुंच सकते हैं, सबके पास पहुंच भी नहीं सकते, इतने मरीज हैं पेशेंट दर्द। मगर डॉक्टर साहब एक्यूपंक्चर तो एनेस्थेटिस्ट करते हैं ना पेन मैनेजमेंट में? नहीं, वो एक्यूपंक्चरिस्ट डिफरेंट है, एनेस्थेटिस्ट नहीं करते। फिर वो नीडल डालते और वो एक्यूपंक्चरिस्ट है, दोज आर एक्यूपंक्चरिस्ट। और वो जो आप पेन रिलीफ करेंगे वो इंट्रामस्कुलर IMS, वो भी एक तकनीक है, इंट्रामस्कुलर स्टिमुलेशन बोलते हैं उसको। अच्छा। वो स्पेशल एक्यूपंक्चर की नीडल्स होती हैं, तो वो मसल पेन है उसके बारे में उसका इस्तेमाल होता है। मगर वो एनेस्थेटिस्ट ही आगे जाके वो करता है ना, दो अदर डॉक्टर कैन डू। नहीं, एक्यूपंक्चरिस्ट एनेस्थेटिस्ट नहीं करते हैं, नो एनेस्थेटिस्ट डज दैट। ये पेन मैनेजमेंट इज अ सुपर स्पेशलिटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी। जो पेन मैनेजमेंट करता है वो एनेस्थीसिया यूजुअली नहीं करता, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड है कि आप दोनों के लिए आपको समझना मुश्किल है। बेसिकली पेन इज रेडिएटेड थ्रू नर्व्स। यस, तो जो फोकस रहता है ट्रीटमेंट का वो नर्व्स के ऊपर ही दैट्स राइट। एक्यूपंक्चर है या प्रेशर है, एक्यूपंक्चर से नर्व के ऊपर कितना असर होता है मुझे मालूम हाँ, है। लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव वही रहता है कि वो नीडल डाल के That's right, you are right. It is one of the theory. It's called counter stimulation or counter irritation ऑफ द नर्व्स ना। of the nerve. That's right. That's right. वो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर और ऑल दैट ऑर्गन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उधर कुछ भी खराबी हो जाती है तो पेन नहीं मालूम पड़ता है। नहीं, ऐसे नहीं है। वो बीमारी का डिपेंड करता है कितना उसका असर हो रहा है। अगर समझो बहुत छोटा ट्यूमर है लीवर में, तो लीवर इतना बड़ा होने की वजह से शायद उसका असर मालूम ना पड़े। क्योंकि आई हैव सीन द कैंसर पेशेंट ऑफ द लीवर, दे वर डायग्नोस्ड इन द वेरी लास्ट स्टेज। वो डिपेंड करता है ना, वो कितना बड़ा है, स्ट्रेच कितना, वो लीवर का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रेच हो रहा है। वो स्ट्रेच होने से नर्व स्ट्रेच होती है, फिर दर्द महसूस होता है। जब दर्द महसूस, इसलिए मैंने बोला ना, दर्द ये भगवान ने दिया वरदान, इट्स अ बून। इसलिए हमको बहुत ऊपर वाले के हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि नहीं, सचमुच हमको एक तो सेंसेशन दिए थे, हमको पता चले क्या तकलीफ है शरीर। तो जब इसलिए मेरा जब पता नहीं चलता, सही बात है आपकी, लास्ट स्टेज में पता चलता, जब तक कुछ नहीं कर सकते। वो बीमारी शायद शरीर के दूसरे अंगों में फैल भी जाती है, सेकेंडरीज हो जाता है। हिप्नोसिस में कैसा डिजाइन? हाँ? हिप्नोसिस, ये पेन डिजाइन। Hypnosis is a type of psychotherapy only. You take patient with different world sort of thing, and you tell him that you forget pain or this thing, these are the same. But when that stage gets over, he again gets pain. So bottom line is to relieve pain, where whatever means is available to you, and patient acceptable to patient. वो टेम्पररी जब तक ट्रांस में रहता है, जब तक वो That's right. बाद में वापस चालू हो। आप तो इसीलिए पेन कम करना ये सबसे पहली जरूरी बात। फिर उसके बाद आपको साइकोथेरेपी करना है, फिजियोथेरेपी करना है, वो बात की बात है। तो दर्द कम करना ये पहली बहुत जरूरी। तो नर्व्स को मतलब नहीं, नर्व्स का नहीं करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जो आपके जो दो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज कवरिंग होता है। जैसे उम्र बढ़ती है या वेट बढ़ता है, सब होता है, तो वो कार्टिलेज दो बोन के बीच में का खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको वो ये हड्डी एक दूसरे से घिसते रहती है, उसकी वजह से आपको दर्द होता है। तो वो क्या करते हैं,
नया जॉइंट डालते हैं वहाँ पे, मतलब ये हार्ट का ये जो एक हड्डी है समझिए, तो इसका पूरा थोड़ा कट करके नीचे से कट करके जो एक्स्ट्रा बाहर के स्पेशल स्टील के पार्ट होते हैं या टाइटेनियम के या आजकल बहुत अलग अलग तो वो वहाँ फिक्स कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो मूवमेंट है लेग के वो नॉर्मल मूवमेंट जैसे हो जाते हैं और आप खड़े रह सकते चल सकते हैं। लेकिन वो स्टील फ्रिक्शन होता है तो इसके लिए दर्द नहीं होता है, बोन फ्रिक्शन नहीं होता है, स्टील फ्रिक्शन होता है। और फिर दर्द नहीं होता नहीं है, होगा, नहीं दर्द लेकिन वो स्टील घिसेगा क्या फ्रिक्शन हो नहीं आजकल ऐसे क्वालिटी के स्टील आए हैं कि वो यूजुअली 15-15 साल 20-20 साल की चल सकते हैं, तो वो तकलीफ आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो उस हिसाब से नहीं